हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही है, आज इसका डे 3 है। ठीक है, डे 1 और डे 2 में हम पहले के चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर 1 और 2 तो हमने डे 1 में किया है और 3, 4 और 5 हमने डे 2 में किया है। अब हिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो डिटेल में वो भी आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, अभी ये रिवीजन क्लास है क्योंकि जो आपके पास टाइम है जुलाई के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी कम है। तो आप एक बार ये रिवीजन भी अगर कर लेते हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है इस बार क्लियर हो जाएगा। तो ये डे 3 में जो आज हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8। तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करके जो जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर करूँगी। ठीक है, साथ ही साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि जो आप अभी पढ़ रहे हैं ऐसे वीडियो देखेंगे और साथ के साथ लिखते चलेंगे तो आपके पास एक अपना कलेक्शन हो जाएगा नोट्स का, कि जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में एग्ज़ाम पे जाने से पहले तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो है आपका नए प्रश्न और नए विचार। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर्स में देखा था कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता आई थी, फिर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे, उसी में ये एक और नया मोड़ आया था जिसमें इस पूरे चैप्टर में आप 2 की कहानी पढ़ेंगे, बुद्ध की कहानी, महात्मा बुद्ध की कहानी, और दूसरा आ जाता है आपके महावीर जैन। ठीक है, ये दोनों ही आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब जैसे अगर हम बुद्ध की बात करती हैं, उस समय पर क्या हुआ था कि लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। मतलब जो महाजनपद थे, जनपद से वो महाजनपद पे आ गए थे, जनपद से वो क्या बन गए थे, वो बन गए थे महाजनपद। और कुछ जो राजा थे वो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा बन गए थे, बहुत शक्तिशाली राजा वो बन गए थे। तो अब हज़ारों साल के बाद फिर से जो थे वो नगर उभर रहे थे, मतलब नगर बन रहे थे और गाँव में बदलाव आ रहे थे, लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। अब लोग क्या कहते हैं, लोग ये जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। किसको? हमने जीवन के अर्थ को जानना चाहते थे कि हम यहाँ पर क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे है, आत्मा क्या होती है और कैसे परमात्मा होता है, कैसे ब्रह्म से मिलन होता है, ये सब कुछ जानने के वो ज़्यादा इच्छुक थे। तो जो गौतम बुद्ध थे गौतम बुद्ध, इनका जो जन्म हुआ था ये एक क्षत्रिय परिवार, एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी सुखों को, जितने भी इनके सुख थे वो सबको छोड़कर ये बोधगया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने क्या कहा था, गौतम बुद्ध ने अपना सारा जितने भी सुख थे वो सब छोड़ छाड़ के ये जंगल में चले गए थे। बहुत लंबे समय तक घूमने के बाद में ये बोधगया गए, बिहार में बोधगया, ये कहाँ है आपका, बिहार में। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, वहाँ पर दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया। अब ये बुद्ध क्या शिक्षा देते थे, ये देते कि जितना भी दुख है जीवन में और जो ये जीवन कष्टों से भरा हुआ है, ये सब जो है ये हमारी अपनी ही इच्छाओं की वजह से है, इच्छाओं और लालसाओं की वजह से है। इच्छाओं और लालसाओं की वजह से है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम आत्मसंयम अपनाते हैं तो हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम अगर हम अपनाते हैं या हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, खुद के ऊपर काबू पा लेते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी जीवन का आदर करने की
शिक्षा दी। इन्होंने कहा कि जानवरों को भी आपको मारना नहीं चाहिए या उनकी बलि नहीं देनी चाहिए, ये इन सब के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने यही कहा कि मनुष्यों के साथ साथ आप जानवरों का भी आदर करें। अब इन्होंने इनकी जो दी हुई शिक्षा थी वो इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैंने आपको शिक्षा दे दी और आप उसे एज इट इज़ फॉलो कर लीजिए, नहीं। इनका मानना था कि अगर आपको कोई शिक्षा मिल रही है तो पहले आप उसे अपने विवेक से चेक करें, विवेक से चेक करें कि ये शिक्षा सही है, आपके काम की है, आपको अमल करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गौतम बुद्ध का पॉइंट। अब इसमें एक और आ जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है आपका गुरु के समीप बैठना, जैसे कि गुरु शिष्य आपस में बैठकर वार्तालाप करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये सारी चीज़ें उससे संबंधित हो जाती हैं। अब आपका एक और जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है जैन धर्म। जैन धर्म, अब जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म के ये जो युग चल रहा है, इसी युग में था 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर था। 2500 वर्ष पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जैन धर्म के 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे। लास्ट तीर्थंकर जिनका नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर था। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर बार छोड़ दिया और ये जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल में जाकर रहने लगे और इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी। कितने वर्ष तक करी? 12 वर्ष तक तपस्या करी। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और चाहे ये जैन धर्म में हो चाहे बौद्ध धर्म में, इन दोनों का ही ये मानना था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको सब मोह माया से छूटकर ही एक तरीके से जंगल में अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, जिसका नाम है संघ। संघ क्या होते थे? इन दोनों का ही मानना था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर त्यागना ही पड़ेगा और घर त्यागने के बाद ही आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो जो लोग अपना घर त्याग कर आएंगे उनके रहने के लिए जो अरेंजमेंट इन्होंने किया था उसको क्या नाम दिया गया? उसको कहा गया संघ। यहाँ पर एक ऐसा संगठन बनाया गया जहाँ पर जो घर त्याग करके लोग आ रहे हैं वो एक साथ रह सके। अब दूसरा इसमें आ जाता है विहार। विहार क्या होते थे? अब जैसे कि जैन हो गए, बौद्ध धर्म के भिक्षु हो गए, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इनका ये नहीं था कि एक जगह रह गए, लेकिन कभी भी जब जैसे कि बरसात हुई है, कभी कोई ऐसा समय हुआ जब इन्हें रुकना पड़ा कहीं पर, तो पत्थरों को काटकर एक गुफानुमा बनाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? जिसको विहार का नाम दिया गया। उसमें ये कुछ समय के लिए ठहरते थे। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? महायान। अब ये क्या था? इसकी 2 विशेषताएं थी। महायान की 2 विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता ये थी कि मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाएगी। जैसे अभी आज भी अगर आप गौतम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो आपको या तो वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दिखते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखेंगे। अलग से और कोई इमेज उनकी नहीं दिखाई जाती, तो कि कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाएगी। दूसरा इसमें चेंज क्या हुआ? वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। किस में आया? बोधिसत्व में आस्था। ये क्या था? बोधिसत्व में आस्था की जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। ये क्या था कि इनके लिए ये करा गया कि जो इस उसमें आ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो एकांतवास भी जाकर अपना ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है, इसमें जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देख लिया, बुद्ध की कहानी हमने पढ़ ली,
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सारनाथ हो गया, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था। अगर आपको इच्छा और लालसाओं को हटाना है या सुख का जीवन जीना है तो आपको आत्म संयम करना पड़ेगा। जैन धर्म के बारे में आपने पढ़ लिया, विहार हो गए, संघ हो गए, महायान हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7, वो उसका नाम है राज्य से साम्राज्य। अब जैसे जैसे उस टाइम पर क्या हुआ था कि धीरे धीरे राज्य बढ़ रहे थे, साम्राज्य बड़े हो रहे थे। अब आगे धीरे धीरे जैसे अगर हम चलते हैं कि अशोक हैं, जिस साम्राज्य पर वो शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा ने करी थी। किसने करी थी? उनके दादा ने करी थी। उनके दादा का नाम क्या था? उनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम तो सुना होगा इनका। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे। इन्होंने क्या करा था, लगभग 2300 साल पहले इसकी स्थापना की थी। 2300 साल पहले। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है? वो आपकी लिखी है चाणक्य ने, ठीक है, अर्थशास्त्र बुक। अब इनके जो विचार हैं वो किस में मिलते हैं? वो अर्थशास्त्र की बुक में मिलते हैं। अगर इनके वंश की बात करी जाए तो पहले इनके वंश में आते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन थे? बिंदुसार के बेटे थे अशोक। हाँ, बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। अब जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, आपने सुना भी होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब यहाँ पे ये जो उत्तर पश्चिम था, अगर यहाँ पर देखें, यह आ गया आपका उत्तर पश्चिम। ये आपका उत्तर पश्चिम कंबल के लिए बहुत फेमस था, कंबल के लिए फेमस था। और दूसरा आ जाता है दक्षिण भारत। ये जो आपका दक्षिण भारत था ये सोने के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। दक्षिण भारत सोने के लिए बहुत फेमस था, और उत्तर पश्चिम जो भारत था वो कंबल के लिए बहुत फेमस था। अब अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा कि जो मेरे संदेश है वो जनता तक पहुंचने चाहिए, और वो उन्होंने किस भाषा में लिखे थे? वो थी इनकी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। इसमें इन्होंने अपने संदेशों को लिखा था जो कि जनता तक पहुंचाने की इन्होंने बात करी थी। अब जो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है वो आता है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, ये क्या है अशोक का धम्म? अगर इन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे के साथ उसको अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। और ये किस चीज़ से प्रेरित हुए थे? ये गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों से ये प्रेरित हुए थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये आपके चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको करा दिए। अब जो आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। अब क्या है, जैसे समय के साथ चीज़ें परिवर्तन हो रही थी वैसे वैसे गाँव में भी बदलाव आ रहा था, शहर में भी आ रहा था, और जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब जैसे लोहे के औजारों की खेती की अगर हम बात करते हैं, लोहे के औजारों की खेती तो वो अब से नहीं है, वो काफ़ी 3000 साल पहले से ही शुरू हो गया था। अब इस समय क्या हुआ, इस समय सिंचाई के लिए नए नए साधन अपनाए गए, जैसे कि नहरें हो गए, कुएं खोदे गए, नहरें हो गए, कृत्रिम जलाशय बनाए गए जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। ये एक चेंजेस था। दूसरा एक और इसमें चेंजेस आ जाता है बड़ा, वो आता है आपका आहत सिक्के। अब ये आहत सिक्के क्या थे? आहत सिक्के क्या थे? आयताकार थे, और कभी कभी ये गोल भी बनाते थे। ये क्या था, जो धातु है, धातु की चादर को ये काटते थे और ये उससे सिक्के बनाते थे, और इनके ऊपर ठप्पे से मोहर लगाते थे। मतलब किससे लगाते थे मोहर? वो ठप्पे से मोहर बनाते थे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि गांव में कौन कौन लोग रहते थे। अगर हम गांव की बात करते हैं
तो जो गांव का प्रधान व्यक्ति है, गांव के प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ग्राम भोजक। और ये जो इनका था ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, मतलब इनका वंश था कि ये हो गया, फिर इसका बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया। और राजा क्या करता था? राजा अपना कर वसूलने के लिए भी इन्हीं को अपना कार्य ये सौंपता था। अब अगर हम आगे की बात करते हैं जिसमें आ जाता है आपका शिल्प और शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार, शिल्प और शिल्पकार की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन यहाँ पर मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, वो आपका पॉइंट आता है अरिका मेरु। ये मैं सारे पॉइंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आया तो आपको ये तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये नाम मैंने कहीं सुना है, ये नाम किसी चीज़ से संबंधित है। अगर थोड़ा बहुत भी आपने रिलेट करके हमने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया ना, तो ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ये अरिका मेरु क्या है? यहाँ ये एक तरीके की जगह थी जहाँ जहाज से सामान उतारा जाता था, और कुंड भी यहाँ पर मिले हैं जहाँ पर कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी। एक तरीके का गोदाम भी है जहाँ पर वो अपना सामान रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अगर हम व्यापार और व्यापारी की बात करें तो जो आपका दक्षिण भारत है, आपने पहले भी पढ़ा था कि जो दक्षिण भारत है वो सोने के लिए बहुत फेमस है, और एक और चीज़ के लिए वो फेमस है, वो है आपका मसाले। मसाले में भी कौन सा मसाला? काली मिर्च। काली मिर्च। अब ये जो रोम है, जो रोम साम्राज्य में काली मिर्च को क्या कहा जाता है? रोम साम्राज्य में काली मिर्च एक कीमती इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काला सोना। ठीक है, अब जितने भी समुद्र तल से लगे हुए राज्य थे उनमें 3 शासक परिवार थे बहुत इम्पोर्टेंट, और जो आपका मुखिया थे वो कौन थे? इसमें आपका होता है चोल, चेर और आपका आ जाता है पांड्य। ये आपके 3 शासक परिवार के मुखिया थे। परिवार के मुखिया। ठीक है, ये क्यों आ जाता है? ये आता है इसमें चोल, चेर, पांडे की जगह आपसे कुछ और पूछ लेगा, ये इसकी जगह कोई और नाम लिख देगा, इसकी जगह कोई और नाम लिख देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ही महत्वपूर्ण थे, परिवार के मुखिया थे, चोर, चेर और पांडे। ठीक है, तो ये आपके तीनों चैप्टर के जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये चैप्टर्स डिटेल में देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी कराऊंगी, उससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।